अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हाफिज़ सलमान। आज हम कुछ बात करेंगे रिफ्रेशर बैच से रिलेटेड। हमारा रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आ गया और सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जिन्होंने जिन स्टूडेंट्स ने पास कर लिया अपने पेपर को, तो उनको तो बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन स्टूडेंट्स का पेपर नहीं निकल सका, आज हम उन पे बात करेंगे कि क्या ऐसे रीज़न्स थे, किस वजह से बच्चे नॉर्मली फ़ेल होते हैं, फेलियर के रीज़न्स क्या हैं, उस पर हम कुछ बात कर रहे होंगे। देखें, किसी भी पेपर को अगर हमें पास करना होता है ना, तो जाके जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ ना, तो मैं हमेशा जब भी कोई पेपर उठाता था तो सबसे पहले जाता था किसी ऐसे बच्चे के पास जिस स्टूडेंट का पहले उसने अटैम्प्ट दिया हो और उसका पेपर फेल हो गया हो, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप फेल होते हैं। तो जब आपको वो रीजंस पता चल जाते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। आप वो गलतियां दोहराते नहीं हैं जो प्रीवियस स्टूडेंट ने दोहराई है, ठीक है। तो आप वो गलतियों पे काम करते हैं, ना कि आप किसी वो स्टूडेंट के पास जाए जिसका पेपर पास हो गया और आप उससे पूछें कि यार तुमने पास कैसे कर लिया। ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी क्या है, आप उसके पास जाएं, ये आइडेंटिफाई करें कि यार फेल तुम क्यों हो गए। जब आप वो फेलियर वाले रीजंस आप वो नहीं करेंगे, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर आप आराम से पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सर मसला क्या होता है। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर पहली अटैम्प्ट दी 40s में रुक गया, दोबारा अटैम्प्ट दी फिर 40s में रुक गया। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि 45 में पहली अटैम्प्ट में पेपर रुकता है, फिर इसके बाद 30s में रुकता है और उनको रीज़न समझ नहीं आ रहा कि सर यहाँ से भी पढ़ लिया, वहाँ से भी पढ़ लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा। सारे पास पेपर हमने अटैम्प्ट कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा सर, फिर भी फेल हो रहे हैं। तो क्या मसला क्या है? क्या आईकेएम हमें जानबूझ के हमें क्या फेल कर रहा है, क्या ऐसा रीज़न है? वो मतलब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए और लिटरली हर बंदा, अगर मैं भी होता और मेरा भी कंटिन्यूसली अगर पेपर फेल होता तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता और सबका यही है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यार क्या ऐसे रीजंस हैं, क्यों हमारा पेपर बार बार फेल हो रहा है, क्या वजह है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले तो देखें फेलियर के जो रीजंस हैं। अच्छा, ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इन्फॉर्मेशन ली उन स्टूडेंट से जिनका फेल हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है वो मुझे मैसेज करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ कि यार तुमने कितने मार्क्स का पेपर अटेंड करा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम्हारी ग्रिप कैसी थी। वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद मुझे पता चलता है यार बच्चे का ये स्पेसिफिक रीजन है। तो वो जितने भी रीजन है ना, वो सारे के सारे मैंने एक जगह कलेक्ट करे, जॉट डाउन करे और मैंने आइडेंटिफाई करा यार ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से बच्चा जो है ना बार बार फेल होता है। तो एक वन ऑफ द रीज़न नॉर्मली बच्चा जो है टाइम को मैनेज नहीं कर पाता ड्यूरिंग द पेपर। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द पेपर, ठीक है, ये एक वन ऑफ द रीज़न है। बच्चा उस वक्त इतना पैनिक हो चुका होता है या किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव टाइम दे चुका होता है कि उसका कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाता है, 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं, अच्छा खासा मार्क्स वो लूज़ करके आ जाता है। 25 मार्क्स ऐसे बच्चे मैंने देखे कि सर 75 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करके आया और मेरे 48 मार्क्स पे रुक रहा है पेपर। अब मुझे खुद बताएं, एक बच्चे ने 25 मार्क्स का पेपर छोड़ के आ गया, अगर वो 25 मार्क्स का पेपर एटलीस्ट कुछ अटैम्प्ट कर लेता, कुछ भी कर लेता, तो उसको उस 25 मार्क्स में से 2 मार्क्स आराम से मिल जाते और वो पास हो चुका होता। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है कि यार क्या मैं पेपर टाइमली कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, क्या मैं टाइमली जिस जिस क्वेश्चन को, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या मैं उसको उसके हिसाब से टाइम देता हूँ या नहीं देता। समटाइम्स बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते ड्यूरिंग दी पेपर। ये वन ऑफ द मोस्ट, ये अच्छा, ये वाला जो रीज़न है ना, ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है, ये सिर्फ इस सब्जेक्ट का नहीं है, ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। क्योंकि आईकेएम के जितने भी पेपर्स होते हैं वो जाहिर है काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं और उसके अंदर टाइम मैनेज समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो बच्चे अक्सर इधर मसला करते हैं। अच्छा, दूसरा वन ऑफ द रीज़न कि कुछ बच्चे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि सर मैंने पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया या आई, तो मैंने तो सब चीज़ें करी, इससे पहले भी मैं 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते आया हूँ, फिर भी मेरा रुक रहा है। फिर मसला कहाँ आता है, आपकी क्वालिटी ड्राफ्टिंग। पेपर आप पूरा करें, टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है, अब मसला किधर आ रहा है, क्वालिटी ड्राफ्टिंग। अब देखिए, दोनों बातें अलग अलग हैं। क्वालिटी ड्राफ्टिंग करने जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट करने जाते हैं तो क्वालिटी ड्राफ्टिंग नहीं होती। तो देखिए, हमें जो सीखना है, हमें सीखना ये है कि विद इन टाइम फ्रेम, विद इन 3 आवर्स, कि हमें किस तरीके से मैनेज करते हुए एक क्वालिटी ड्राफ्टिंग आंसर ड्राफ्ट करना है। बच्चे देखिए, क्वालिटी ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लें क्वालिटी ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है। देखिए, बच्चे जो है ना
क्योंकि ज़ाहिर है कैफ का लेवल होता है और बच्चों ने कभी प्रोफेशनली कभी किसी जगह पे काम नहीं करा होता, ना किसी कंपनी में काम करा होता, तो उन्हें नहीं पता होता कि यार क्या एग्जामिनर की साइकी है। एग्जामिनर की साइकी देखें, सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिनर की साइकी को समझें। ठीक है, वो एक समझ लें जो पेपर बना रहा होगा वो किसी ना किसी इदारे में होगा, उसने किसी इंडस्ट्री में काम करा होगा, किसी फर्म में काम करा होगा, फर्म का पार्टनर लेवल पे होगा, कहीं ना कहीं ऐसे लेवल पे होगा। ठीक है, अब वो कोई पेपर बना रहा है तो वो उसका माइंड जो है किधर है, फर्म में है या इंडस्ट्री में, कहीं भी वो उस सर्कमस्टांसेस में रहते हुए वो पेपर को बना रहा है। ठीक है, वो आपके लेवल में नहीं है, वो क्लासेस रूम में बैठता नहीं है। ठीक है, वो किधर बैठता है, कंपनी में बैठता है, फर्म में बैठता है, वॉट। तो वो उस सर्कमस्टांसेस में रहते हुए बना रहा है कि भाई लेट्स से एक ऑडिट मैनेजर है, वो रिव्यू कर रहा है आपके वर्किंग पेपर्स को। तो ऑडिट मैनेजर, बीइंग एन ऑडिट मैनेजर, इफ यू आर द ऑडिट मैनेजर, सो व्हाट वुड यू डू इन दिस कोर्स ऑफ एक्शन। तो वो आपको उस सिनेरियो में डालता है कि आप ऑडिट मैनेजर हो। अब आपने तो कभी ऑडिट मैनेजर को देखा ही नहीं कि ऑडिट मैनेजर का एक रोल क्या होता है। जब आपको ये नहीं पता होगा कि एक ऑडिट मैनेजर का रोल क्या होता है, तो आप उस आंसर को उस साइकी से ड्राफ्ट कैसे करोगे। अब वो जब चेक करता है आपके आंसर को, तो वो एक्सपेक्ट भी यही करता है कि आप बीइंग एन ऑडिट मैनेजर एक आंसर कर रहे हो, और आप जब कर रहे होते हो तो आप एक बीइंग एन स्टूडेंट आंसर कर रहे होते हो। आपको खुद को नहीं पता होता कि यार क्या लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, बस आप एक नॉर्मल, आपके दिमाग में एक सामने बुक होती है। ठीक है, जो आपकी ICAP की बुक है या वॉट एवर जिस टीचर की नोट्स हैं वो आपके दिमाग में होते हैं, और आप वहाँ से अपना डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो, बोलते हो हाँ यार ये पॉइंट इधर से मिल रहा है, आप लिख के आ जाते हो। आप उस सिनेरियो में जाते ही नहीं हो, उस सिनेरियो में जाने की कोशिश ही नहीं करते कि आप एक ऑडिट मैनेजर हो, और बीइंग एन ऑडिट मैनेजर मुझे क्या आंसर करना है और कहाँ से पॉइंट्स उठा के उसको लिंकिंग बनानी है कि एक ऑडिट मैनेजर किस तरीके से डेटा वहाँ से लेगा, नोट से, बुक से, और किस तरीके से उसको ड्राफ्ट करेगा। वो चीज़ आप नहीं सोचते। आप क्या करते हो, डायरेक्ट बुक से उठाते हो, वहाँ से कुछ पॉइंट निकालते हो और उसको कॉपी पेस्ट कर देते हो। आप उस सिनेरियो में जाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो क्वालिटी ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऑडिट इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रैक्टिकल ऑडिट इन्वायरमेंट समझना पड़ेगा कि यार एक ऑडिट मैनेजर का रोल क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर का रोल क्या होता है, एक सुपरवाइजर का रोल क्या होता है। थोड़ी सी आपको हायरार्की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए फर्म का। ठीक है, फर्म में काम किस तरीके से होता है। जब आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा कि एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, पार्टनर किस लेवल पे काम करता है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब ये चीज़ें पता होंगी तो एक अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकेंगे आप। एग्जामिनर को एज अ मैनेजर, एज अ सीनियर, जो भी वो आपको ट्रीट करवाएगा, आप उस लेवल पे जाके उसको समझाओगे एग्जामिनर को, हाँ यार मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा। जब आप अपने आप को इस सिनेरियो में डालोगे तो आप समझा सकोगे, अदरवाइज आप कभी भी समझा नहीं सकते। आपके दिमाग में हमेशा सामने बुक खुलेगी वरना। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वालिटी ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि यार थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऑडिट को, और जो हमारे रोल्स हैं इसको हम मज़ीद में इसको लिख देता हूँ। एक तो प्रैक्टिकल ऑडिट हमें समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ बुक से हमारा काम नहीं होगा, और हमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्म हायरार्की। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको किस लेवल पे नॉर्मली, किस लेवल पे कौन सा बंदा क्या काम कर रहा होता है, और अगर आपको उस रोल में डाला जाता है तो आप किस तरीके से उसको आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा इसके अलावा अक्सर बच्चे जो है ना, क्वेश्चन का जब क्वेश्चन आपके सामने होता है, ऑलरेडी आप इतने प्रेशर में होते हैं, तो जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं ना किसी क्वेश्चन को आप रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग आप जल्दी जल्दी करते हैं, और उसके अंदर आप चीज़ों को सही से अंडरस्टैंड नहीं करते, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं क्वेश्चन को सही से समझते नहीं है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, चाह क्या रहा है आपसे। तो बच्चा क्या करता है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो आंसर नहीं लिख के आता, कोई और आंसर लिख के आ जाता है। कितने ऐसे बच्चे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि यार तुमने इसका आंसर क्या लिखा, वो बोलेंगे मैंने ये आंसर लिखा, और वो फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं कि यार मैंने बिल्कुल सही आंसर लिखा है। लेकिन बाद में पता चलता है जब वो देखते हैं कि यार उन्होंने तो वो आंसर लिखा ही नहीं जो ICAP ने मांगा था, ICAP तो आपसे कुछ और मांग रहा था। तो क्या करते हैं वो लोग, मिस इंटरप्रेट द क्वेश्चन बोलें, रिक्वायरमेंट बोलें, एक तो ये मसला। देखिए ये जो थे, ये 3 मेजर इश्यूज थे जो कि आपकी साइड पर हैं कि यार टाइम मैनेजमेंट, एक तो आप
सही से इसके आपको ओवर दी पीरियड ऑफ ये जो आप अभी आप पढ़ रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है। दूसरी चीज़ है क्वालिटी ड्राफ्टिंग का सीखना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है। क्वालिटी ड्राफ्टिंग में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि विद इन टाइम फ्रेम में क्वालिटी ड्राफ्टिंग में आप कब क्वालिटी ड्राफ्टिंग अच्छी कर सकेंगे, एक तो आपको प्रैक्टिकल ऑडिट की नॉलेज हो, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपको पता हो कि यार ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या हायरार्की की होती हैं, ताकि आप उस सिनेरियो में जा सको। फर्दर हम बात करेंगे कि इसको मजीद कैसे इंप्रूव करें। अभी हम पहले रीजंस आइडेंटिफाई करें, देन फर्दर हम बात करेंगे कि इसको किस तरीके से हमें ओवरकम करना है, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। थर्ड चीज़ जो है मिस इंटरप्रेट द क्वेश्चन, कि यार अगर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही से समझते नहीं है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन का आंसर कुछ और डिफरेंट लिख के आ जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा मसला होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब ये कुछ चीज़ें कॉमन सी बता रहा हूँ कि यार अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ऑडिट के पेपर को है ना थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, क्योंकि जाहिर है एक तो ऑडिट का सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा मैं कहूँगा कि बहुत लेंथी नहीं है, नॉर्मल है। अगर एज़ कम्पेयर टू अगर आपके लॉ है, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके मुकाबले में कोई ऑडिट बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल लेवल पे है, ठीक है। और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आई थिंक मज़ा भी आ रहा होता है, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सुनने को मिलती हैं, कुछ वाली चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो मज़ा भी आता है ऑडिट पढ़ने में। तो बच्चे थोड़ा सा कंफर्ट लेवल में आ जाते हैं, बच्चे उसको थोड़ा सा इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, या तो एक वन ऑफ द फैक्टर ये भी होता है। तो बच्चे जो है ना शुरू से एंड तक पढ़ते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल एंड लेवल पे आएंगे, बिल्कुल जब आखिरी का महीना होगा उसमें पढ़ते हैं, उसमें जल्दी जल्दी चीज़ें करेंगे, तो शुरू से चीज़ों को पढ़ते नहीं है। तो एक तो वन ऑफ द फैक्टर ये कि भाई नॉट स्टडी कंसिस्टेंटली, ठीक है, एक वन ऑफ द रीज़न ये कि यार बच्चे कंसिस्टेंटली चीज़ों को नहीं पढ़ रहे होते। अच्छा, एक और एक रीज़न है, अक्सर है ना, देखें आई कैप का जब भी आप क्वेश्चन देंगे, जब भी आप पेपर दे रहे होंगे, और सिर्फ इस पेपर के अंदर नहीं, इसके अलावा बहुत सारे पेपर्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो बिल्कुल ये ना आउट ऑफ द बॉक्स लगती हैं। ऐसा लगता है कि यार ये सिलेबस का पार्ट था भी या नहीं था, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और कुछ सिनेरियोज ऐसे आते हैं, कुछ सिनेरियोज ऐसे बन के आते हैं कि जो आपके बिल्कुल है ना, आपके सामने मैंने क्या बताया शुरू में कि आपके दिमाग में हमेशा बुक खुलती है, ठीक है। आप हमेशा टीचर के या तो नोट्स अपने दिमाग में खोलेंगे, आईकेएम की बुक को फॉलो करते हैं तो आईकेएम की बुक खोलेंगे अपने दिमाग में, और वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखें, आईकेएम जब भी क्वेश्चन पूछता है तो वो आईकेएम एक सिनेरियो बनाता है, ठीक है। और सिनेरियो बनाने वाला कौन होता है, वही कोई पार्टनर लेवल का बंदा होता है, फर्म का कोई सीनियर मैनेजर होगा, या कोई ना कोई पार्टनर लेवल पे होगा, वो पेपर बना रहा होता है। अब वो किस लेवल पे जाके बनाता है, वो देखता है इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट, ऑडिट जिन जिन कंपनीज का उसने करा होता है, वो उसको देख रहा होता है कि यार प्रैक्टिकल ऑडिट में ये वाला ऑडिट हो रहा है, ये ऑडिट हो रहा है, उसमें जो कॉम्प्लेक्स एरिया होता है वो उसको उठा लेता है, बोलता है भाई लेट से मैं इस स्टैंडर्ड पे पूछता हूँ, लेट से बोरोविंग कॉस्ट से रिलेटेड मैं कोई प्रोसीजर्स पूछता हूँ, उसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी डाल के ये चीज़ पूछता हूँ। तो वो जो प्रैक्टिकली चीज़ों में, डिफरेंट चीज़ों में स्टक होता है, वो पार्टनर खुद स्टक होता है, तो उसको चैलेंजिंग लगता है, वो चैलेंजेस आपसे पूछ लेता है, वो जब उसको रिजॉल्व कर लेता है वो आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से प्री प्लान करते हुए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि बुक में रहते हुए आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, और आपने सोचना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है। ऑडिट्स में आजकल कंपनीज कौन कौन सी चल रही हैं, ठीक है, जो कंपनीज नई नई कंपनीज हैं, जो ई कॉमर्स कंपनीज हो गई, इस टाइप की कंपनीज हो गई, जो मार्केट में नई नई कंपनीज हैं, उससे रिलेटेड आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड आपने थोड़ी सी नॉलेज ऑब्टेन करनी पड़ेगी, ताकि अगर इससे रिलेटेड, इस सिनेरियो से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए तो आप उसको ईजिली टैकल कर सको। ऐसा हो सकता है कि वो कोई आपको इंडस्ट्री उठाए और वो इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कंट्रोल्स पूछ ले, ठीक है, कोई रिस्क पूछ ले, कोई प्रोसीजर पूछ ले, तो वो पूछ सकता है, ठीक है। जब आपको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी उस इंडस्ट्री की, तो आप उसका आंसर नहीं कर सकोगे। तो आपको थोड़ी सी इंडस्ट्री नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री नॉलेज होगी तो आप अपने आंसर को अच्छे से ड्राफ्ट कर सकोगे। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आपने जाना होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो 5 रीजंस मेनली हमने आइडेंटिफाई करे। पहला रीज़न कि बच्चे टाइम पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरा मसला कि पूरा पेपर समटाइम्स कंप्लीट करते हैं तो क्वालिटी ड्राफ्टिंग नहीं कर पाते, ठीक है। तीसरा मसला, क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, सही से क्वेश्चन को समझते नहीं है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको मिस इंटरप्रेट करके आंसर कुछ और लिख कर आ जाते हैं। चौथी चीज़ के शुरू से लेके
पढ़ते नहीं है बिल्कुल, एट दी एंड ऑफ द मंथ वो पढ़ रहे होते हैं, अपनी बुक्स खोलते हैं और बहुत ज़्यादा बिल्कुल, क्योंकि वो रिलैक्स होते हैं, इतना ज़्यादा वो लाइटली लेते हैं, इतना ज़्यादा उसको सर पे सवार नहीं करते ऑडिट को, और फिर बिल्कुल एट दी एंड ऑफ द मंथ पढ़ रहे होते हैं। सर पे सवार तो खैर नहीं करना, लेकिन हमें शुरू से जब लेके चीज़ों को चलेंगे, शुरू से जब चीज़ों को कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे तो चीज़ें हमारी गिरफ्त में आएंगी। क्योंकि ऑडिट मैंने पहले ही बताया, शुरू की क्लास में बताया मैंने, एक सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, उसमें प्रोफेशनल जजमेंट का बहुत ज़्यादा एलिमेंट है। तो इवन के जो पार्टनर्स होते हैं उनको उनको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जजमेंट करनी पड़ती है, और उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे यार लास्ट मंथ में मैं पढ़ाई करूंगा और मेरी प्रोफेशनल जजमेंट मुझे आ जाएगी और मैं पेपर को उस तरीके से अप्लाई करूंगा जिस तरीके से ICAP चाह रहा है। तो ये आपको ओवर द पीरियड आपने उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत आपको वो प्रैक्टिकल ऑडिट के सिनेरियो समझने पड़ेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट का थोड़ा सा आपने समझना पड़ेगा कि किस तरीके से अप्लाई होती है, तो वो चीज़ आपने पेपर में भी अप्लाई करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट चीज़ कि यार थोड़ी से आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने तैयारी करनी है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके तैयारी करेंगे तो चीज़ों को इजीली कैटर कर सकेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा उड़ता उड़ता आ भी गया तो इजीली उसको हैंडल कर लेंगे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप लोग लिख कर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, अब आ जाते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कैसे करें, ओवरकम कैसे करें। ओवरकम द रीजंस ऑफ फेलियर, ठीक है। किस तरीके से हम ओवरकम करें टाइम मैनेजमेंट को। देखिए, टाइम मैनेजमेंट को ओवरकम करने का एक ही तरीका है, आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस द क्वेश्चन विद इन टाइम फ्रेम, टाइम लगाएं, ठीक है। आपने बोला कि भाई लेट्स से ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कंट्रोल्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ, और कंट्रोल्स का क्वेश्चन में मुझे ये 20 मिनट में करना है, ये इतने मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको आप टाइम लगा के आप उसको कर रहे होंगे, टाइम लगाएं, ठीक है, और टाइम में विद इन टाइम आपने उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्वालिटी ड्राफ्टिंग। सर क्वालिटी ड्राफ्टिंग कैसे करें, क्या करें, पता कैसे चलेगा। देखिए, एक सबसे बड़ा मसला बताऊँ क्या है, अभी आजकल जो हमारी सी की स्टडीज़ का, हमारी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, बच्चे भी बड़े कंफर्ट लेवल में आ गए हैं, कंफर्ट जोन में हैं, बच्चे घर पे बैठ के रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेते हैं। इवन अगर फिजिकल क्लासेस हो भी रही होती है तो उसमें भी आपका लाइव भी चल रहा होता है, रिकॉर्डेड भी उसमें ऑप्शन अवेलेबल होता है, और फिजिकल भी होता है। तो बच्चे फिर भी फिजिकल लेते नहीं हैं, बच्चे घर पर या तो रिकॉर्डेड ले रहे होंगे या फिर लाइव सेशन ले रहे होंगे। तो उसके अंदर अब एक मसला क्या होता है कि बच्चा जो है अपने आंसर्स को टीचर से चेक नहीं करवाता। लेट्स से अगर फिजिकल क्लास हो रही है और टीचर सामने बैठा हुआ है और वो ड्राफ्टिंग करवा रहा है, तो वो जाहिर है जब ड्राफ्टिंग करवा रहा है तो बच्चे से कुछ ना कुछ वो सामने बैठा होगा, तो बच्चे से पूछेगा कि भाई आप ये आपने क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है। तो वो जब आंसर्स को चेक करेगा तो पता चलेगा बच्चा ये लिख रहा है, ये वाला बच्चा ये लिख रहा है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकेगा कि भाई ये बच्चा इधर मिस्टेक कर रहा है। ये वाली बात समझ में आ रही है कि बच्चे की जब मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होगी तो टीचर उसको गाइड करेगा कि भाई आप इस जगह पे लैग कर रहे हो, इधर आपका मसला है। तो उसको अपनी चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी कि भाई मैं इधर मसला कर रहा हूँ। जब उसको ये एरिया पर्टिकुलर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में मेरा मसला है, लेट से मैं कंट्रोल्स वाला एरिया अच्छा नहीं करता, लेट से प्लानिंग वाला क्वेश्चन आता है वो मैं अच्छा नहीं करता, लेट से रिपोर्टिंग वाला क्वेश्चन आ रहा है मुझे अच्छा नहीं करता, कैम वाला क्वेश्चन मैं अच्छा नहीं करता। जब उसको अपना एरिया आइडेंटिफाई हो जाएगा तो वो उस पर पर्टिकुलरली काम करेगा। आपको पूरे सिलेबस में काम नहीं करना। अगर आप रिफ्रेशर अटेंड करें तो पूरा तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए, मेजर क्या करना है, आपने ड्राफ्टिंग वाली साइड इंप्रूव करनी है। जब ड्राफ्टिंग वाली साइड को आप इंप्रूव करेंगे, टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करेंगे, तो ड्राफ्टिंग और टाइम मैनेजमेंट में आपने एक तो विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट तो करना है, लेकिन ड्राफ्टिंग के लिए आपको किसी ना किसी से चेक करवाना पड़ेगा। चेक नहीं करवाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप मसला कर किधर रहे। जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो लगातार पेपर रुक रहा है, इस अटेम्प्ट में भी रुक गया, दूसरी अटेम्प्ट में भी रुक गया, तीसरी अटेम्प्ट में भी रुक गया, उसका मेजर रीजन ये है कि बच्चा अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं मिस्टेक कर किधर रहा हूँ, मेरा मसला किधर है, मैं किस पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिकली मिस्टेक कर रहा हूँ, किस पर्टिकुलर एरिया में मेरी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है, क्या एथिक्स साइड पे ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है, किस साइड पे मेरी ड्राफ्टिंग का मसला है। जब वो एक दफ़ा आइडेंटिफाई हो जाएगी तो आपने उस पर्टिकुलर एरिया में अपनी मिस्टेक्स को सही करना है। पता चला आपका रिपोर्टिंग एरिया बहुत अच्छा है, आपका मसला एथिक्स साइड पर है, एथिक्स को अच्छे से ड्राफ्ट नहीं करते, आप पता चला वही रिपोर्टिंग साइड पर काम कर रहे हो, उसी के से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, एथिक्स को आपने लिफ्ट नहीं करा, फिर आप फेल हो गए।
तो मसला पहले आइडेंटिफाई करोगे कि मसला है किधर। जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आप उस पर्टिकुलर एरिया पे काम ज़्यादा करोगे। तो जब आप फिजिकल क्लासेस में आओगे और आंसर्स को चेक करवाओगे कि सर मैंने ये लिखा है, सर मैंने ये लिखा है, तो जब पता चलेगा यार ये आपने ये चीज़ लिख रहे हो, ठीक है, उसको हम चेक करेंगे कि भाई आपने सही लिखा नहीं लिखा। अगर आपने सही नहीं लिखा होगा तो आपकी गलती उसी वक्त आइडेंटिफाई हो जाएगी और आप फिर उसी पर्टिकुलर एरिया में आपको गाइडेंस मिल रही होगी कि यार इस पर्टिकुलर एरिया में आपने काम करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। तो क्वालिटी ड्राफ्टिंग को किस तरीके से हम इम्प्रूव करेंगे? बाय चेकिंग फ्रॉम टीचर। ठीक है, आपका काम क्या होगा, आप किसी टीचर से अपने आंसर्स को चेक करवाएं कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप चेक नहीं करवाएंगे और अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे, अपने हिसाब से चेकिंग करेंगे। क्योंकि देखिए, हमेशा आपने कोड ऑफ एथिक्स में भी पढ़ा होगा, एक होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेड। ठीक है, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। सेल्फ रिव्यू थ्रेड का मतलब ही क्या है कि भाई जब आप अपने आंसर को खुद चेक करते हैं ना, तो आप थोड़े से उसमें बायस होते हैं। ठीक है, आप जल्दी जल्दी में आया, ठीक है मैं सही करा होगा, सही करा होगा। आपका माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, अपनी गलती को वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। आपका माइंड बोलता है नहीं नहीं सही होगा, सही होगा, सही होगा। उसको डर लगता है कि यार मेरी गलती आ जाएगी, नहीं यार सही है, सही है, सही है। कुछ चीज़ें वो आइडेंटिफाई करता है, कुछ चीज़ें बोलता है हाँ यार सही है। तो वो अपनी गलती को आइडेंटिफाई नहीं करता। जब आप खुद उसको आंसर को चेक करते हैं, तो आप किसी और के नज़रिए से चेक करवाएंगे तो पता चलेगा आप गलती एक्चुअल में कर किधर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? मिस इंटरप्रेट द क्वेश्चन। वो जाहिर है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा वंस अगेन। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, जब कर रहे होंगे तो पता चलेगा कि यार आप मिस इंटरप्रेट करते हैं, नहीं करते, आप सवाल की समझते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो मिस इंटरप्रिटेशन भी आपकी कम हो जाएगी। चौथी चीज़, ये आपके ऊपर है, जाहिर है आपको शुरू से लेके पढ़ना होगा। क्लासेस टाइमली लें, चीज़ों को टाइमली रिवाइज करें, चीज़ों को टाइमली करेंगे तो चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, ये प्योरली आपके ऊपर है। ठीक है, ये टीचर साइड पे आपको असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी। ये आपको टीचर टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, मॉक्स कंडक्ट कर लेंगे। इसके अलावा मजीद प्रैक्टिस के लिए आपने थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। टीचर के पार्ट पे होगा कि टीचर आपसे टेस्ट ले रहे होंगे। ठीक है, ये टीचर के पार्ट पे होगा कि टीचर चेकिंग कर रहे होंगे। मिस इंटरप्रेट द क्वेश्चन वंस अगेन, टीचर आपको होमवर्क दे रहे हैं, वॉट एवर जो भी चीज़ें दे रहे हैं, फिर आप उसको फर्दर चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें समझ लें होमवर्क से कवर हो रही होंगी। ये आपके ऊपर कम्प्लीटली है। जाहिर है टीचर आपके घर पे आके तो आपको नहीं बोलेगा कि भाई आप आ जाओ क्लास ले लो, इधर आ जाओ। तो ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपने कंसिस्टेंटली चीज़ों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि यार आप टाइमली क्लासेस में नहीं आ रहे, क्लासेस नहीं ले रहे, रिकॉर्डेड लेक्चर पाइलअप हो जा रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर होगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्टडी करना ये थोड़ा सा टीचर के ऊपर होगा कि टीचर आपको थोड़ा सा इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के बारे में बताएगी, इन्वायरमेंट में चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या कौन सी इंडस्ट्रीज़ मार्केट में चल रही हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ के मेजॉरिटी ऑडिट्स में चैलेंजेस आते हैं। तो वो ये वाली साइड टीचर के ऊपर होगी कि टीचर आपको अवेयर कराए कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट हो गया, इसमें इंडस्ट्री आ गई। ठीक है, जो भी करंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी चीज़ों की उसको नॉलेज प्रोवाइड करें, ये कम्प्लीटली टीचर के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये वाली बात हमें समझ में आ गई कि हमारे मेजॉरिटी रीजंस क्या हैं और उस रीजंस को हमें ओवरकम कैसे करना है। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मैंने तो बता दिया आपको ये रीजंस। ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई करना है, आप स्पेसिफिकली किधर मसला कर रहे हैं। अगर आपको हेल्प आउट चाहिए मेरी कि भाई सर मैं स्पेसिफिकली किधर मसला कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको एडमिन से मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट करें, मुझे पूछें कि सर ये मसला है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मांगूंगा वो आप मुझे प्रोवाइड करेंगे कि कितने मार्क्स का आपका पेपर रुका, वो सारी चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे आपका स्पेसिफिक मसला किधर है। ये थे जनरल रीजंस। ठीक है, हो सकता है आपका मसला कुछ और हो सकता है आपका सिर्फ ड्राफ्टिंग का मसला, टाइम मैनेजमेंट का मसला ही ना हो सकता है आपका मसला सिर्फ ये हो, ये मसला ही ना हो। आप ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करते हो लेकिन क्वेश्चन को इंटरप्रेट सही नहीं करते, क्वेश्चन कुछ और लिख के आ जाते हो। ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है, या फिर आपका मसला ये सब चीज़ें अच्छी हो, आप ड्राफ्टिंग भी अच्छी करते हो, टाइम मैनेजमेंट भी, सब चीज़ें अच्छी हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली पढ़ते ना हो, जिसकी वजह से आपको नॉलेज ही अच्छी ना हो। अच्छा, सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो सकता है आपका आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन आता हो उसको टैकल ना कर सकते हो, तो कुछ भी आपके रीजंस हो सकते हैं। तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपका रीज़न स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई आपका पर्टिकुलर एरिया में किधर मसला है, और फिर हम इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया में आपका इंप्रूवमेंट करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में तुम्हें ये चीज़ इंप्रूव करनी है। ठीक है, तो इस पर काम करेंगे। सबसे पहले देखिए नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो मेजर रीज़न होता है, जो मैं ये भी बता दूँ, मेजर रीज़न सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्वालिटी ड्राफ्टिंग। ये सबसे ज़्यादा बहुत ही कॉमन रीज़न है। बच्चा शायद टाइम मैनेज कर लेता है, बच्चा शायद इंटरप्रेट भी मैं बोलूँगा चलो नहीं करता, लेकिन क्वालिटी ड्राफ्टिंग का सबसे बड़ा मसला है बच्चे को नहीं पता मैं लिखता क्या हूँ। ठीक है,
बच्चा लिख रहा है, टेस्ट भी दे रहा है, मॉक्स भी दे रहा है, उसको पता ही नहीं है, किसी ने चेक ही नहीं करा उसका आंसर। जब चेक नहीं होगा तो किसी को पता ही नहीं होगा कि भाई वो लिख क्या रहा है। जब देखें, एक नॉर्मल सी ये ह्यूमन साइकी है, आप जब कोई काम करते हैं तो अगर आप उसको चेक नहीं करवाएंगे किसी से भी और आप उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, तो अगर आपने कोई पहली दफ़ा गलती करी होगी, आप वो गलती बार बार दोहरा रहे होंगे। देखिए, आप जब बैट बॉल खेलना सीखते हैं, जो भी चीज़ें सीखते हैं, तो कोई ना कोई आप किसी के साथ खेलते हैं तो वो आपको बताता है भाई इस तरीके से बैट पकड़ना है, इस तरीके से शॉट मारना है, इस तरीके से बॉलिंग करानी है। तो कुछ ना चीज़ वो दूसरा बंदा गाइड कर रहा होता है। कहीं मिस्टेक करते हैं तो वो आपको फ़ौरन पॉइंट आउट करते हैं भाई इधर आप मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है ना कोई गाइडेंस हर चीज़ में आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इधर क्या होता है, इधर जब आप किसी से अपनी चीज़ को चेक ही नहीं करवाएंगे, आप बस खुद से ड्राफ्ट करेंगे और अपने आंसर को देख के खुद जज करेंगे, खुद रिव्यू करेंगे, तो आपको पता ही नहीं होगा भाई मैं गलती किधर कर रहा हूँ। आप उसी गलती को क्या करोगे, बार 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 दोहराते रहोगे और जब पेपर में जाते हो फिर से दूसरी दफ़ा जाते हो। अब आप समझते हो मैं तो सही कर रहा हूँ, आप जब चेक करते हो जब भी आप बोलते हो मैं सही कर रहा हूँ, तो फिर आप पेपर में जाते हो फिर फेल हो जाते हो। तो उसका रीज़न यही होता है आप दूसरे से चेक नहीं करवाते, आपको पता ही नहीं होता गलती किधर हो रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों पर काम करेंगे। सर, आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, अगर थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं सर, हम आपसे रिफ्रेशर लेते हैं तो आप क्या करें। अच्छा, ये बातें मैंने कॉमन सी बताई है, इसमें आप अगर खुद से भी कोई चीज़ करना चाहते हो, रिफ्रेशर मेरे से नहीं लेना, किसी और टीचर से लेना, कहीं से भी लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेजर आपने इन एरियाज़ पे काम करना है। अब आ जाते हैं सर, अगर हम आपसे पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है, देखिए आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, कोई जगह पे मसला होगा, कॉन्सेप्ट्स कहीं कहीं आपके थोड़े से आपने, लेकिन किसी भी टीचर से अगर आपने पढ़ा तो कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपके बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है वीकनेस हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने समझा ठीक नहीं हो, कुछ भी मसले हो सके। ठीक है, तो वो तो हम लेक्चर एक कर रहे होंगे और उसमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन जो मेन फोकस वाला एरिया होगा वो हमारा होगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सिर्फ हम ये नहीं कि पास्ट पेपर्स कर रहे हैं, हम डिफरेंट देख रहे होंगे, आई कैप की भी देखेंगे। ठीक है, जहाँ नीट पड़ेगी हम ACC की भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट अकाउंटिंग, डिफरेंट जो ऑडिटिंग बॉडीज़ है हमारी, उनके हम देख रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। दूसरी चीज़, हमें टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट करने, ताकि ये पता चले आप लोग विद इन टाइम फ्रेम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते नहीं करते। तीसरा एलिमेंट चेकिंग का एलिमेंट होगा। ठीक है, जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो साथ ही साथ आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई आपने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, इन बच्चे ने क्या लिखा। तो रैंडम बेसिस पे मैं जब आप लोगों से इनपुट लूँगा तो कुछ ना कुछ पता चलेगा बच्चे क्या लिख रहे हैं, उनकी नॉलेज लेवल क्या है, किधर वो अभी खड़े हुए हैं। तो उसके हिसाब से जब मैं उनके इनपुट्स लूँगा तो मुझे पता चलेगा ये चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह टेस्ट होंगे, उनकी चेकिंग होगी, तो वो सारी चीज़ों से पता चल रहा होगा कि बच्चा एग्जैक्टली किस लेवल पर है, किधर पर्टिकुलर एरिया में मिस्टेक करा है, किधर उसको गाइडेंस की नीड है, किधर किस कॉन्सेप्ट में उसको ज़्यादा फोकस करने की नीड है, किस ड्राफ्टिंग एरिया में उसको ज़्यादा फोकस करने की नीड है। तो ये तीन जो चीज़ें होंगी ये हमारी मेजर होंगी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह क्वेरीज़ का आपको जितनी भी क्वेरीज़ होंगी आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एंटरटेन करा जाएगा कि भाई जितनी भी क्वेरीज़ हैं आपको, क्योंकि देखिए ऑडिट का पेपर ज़्यादा मज़ा जब भी आता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें। जब क्वेश्चंस आएंगे उसके मैं आंसर आपको दूंगा तो आपको मज़ा आएगा। ऑडिट का पेपर मैंने आपको बताया ना, ये सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें क्वेश्चंस आने चाहिए, क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसमें आपकी तरफ से डिफरेंट क्वेश्चन आने चाहिए, एक की तरफ से डिफरेंट क्वेश्चन आना चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, जितने ज़्यादा आंसर मैं बताऊंगा, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा सीखने में। वरना अगर ये 1+1 मैंने क्या बताया, ये अकाउंटिंग नहीं है। ठीक है, ये 1+1 2 नहीं है, 2+2 4 नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है कि मैंने एक चीज़ बता दी भाई ये चीज़ यूँ होगी तो यूँ ही होगी। हो सकता है कि यार आपकी सोच डिफरेंट हो, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट डिफरेंट हो सकता है इनकी सोच डिफरेंट हो, इनकी प्रोफेशनल जजमेंट डिफरेंट हो। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रोफेशनल जजमेंट हो सकती है, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं ऑडिट से रिलेटेड। तो बिल्कुल आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें सीख रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह क्वेरीज़ का हम लोग एंटरटेन करेंगे, जितनी ज़्यादा क्वेरीज होंगी उतना ज़्यादा चीज़ों को हम सीखेंगे। दूसरी चीज़ जो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें होंगी उसकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो हमारे प्रैक्टिकल ऑडिट है ख़ास तौर पे, अच्छा प्रैक्टिकल ऑडिट जो है उसकी अवेयरनेस दूंगा, प्रैक्टिकल ऑडिट किस तरीके से होता है, प्रैक्टिकली हम चीज़ें किस तरीके से करते हैं, उसकी अवेयरनेस इंशाल्लाह होगी। ठीक है, फिर इसके अलावा जो थोड़ी सी फर्म की अवेयरनेस थोड़ी सी हमें मिल जाएगी कि यार फर्म में किस तरीके से काम होता है, किसका क्या जॉब रोल होता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम चीज़ें सीखेंगे। प्रैक्टिकली किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से ऑडिट की एप्लीकेशन प्रैक्टिकली हम कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हम इजीली अपने आंसर को आईकेप के मुताबिक आंसर कर सकेंगे। जो एक पार्टनर पेपर बना रहा है उसकी साइकी के मुताबिक रहते हुए हम अपने आंसर को ड्राफ्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तो था मेरी तरफ से। ठीक है, हमने कुछ फेलियर रीजंस डिस्कस कर लिए।
किस तरीके से इसको ओवरकम करना है वो हमने डिस्कस कर लिया। ये चाहे आप रिफ्रेशर मेरे से लेके करो या किसी से भी लेके करो, मेरे पार्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी अगर आप मुझसे लेते हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करवाऊंगा, प्रैक्टिस पे। जाहिर है वो तो लेक्चर्स तो हो रहे होंगे हर टॉपिक से रिलेटेड कि भाई लेट्स से मटीरियलिटी है, कंट्रोल्स हैं, वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ टेस्ट होंगे, चेकिंग होगी, जो कि मेजर जो रिफ्रेशर की नीड है, ठीक है। वो तो सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, ठीक है ना। लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी। इसके अलावा जितने भी जो और एलिमेंट्स हैं हमारे, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे। लेकिन जो मेजर हमारा कंसर्न है वो ये कि टेस्ट हो, चेकिंग हो, क्वेरीज हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकल ऑडिट की अवेयरनेस हो हमारे पास, हमें फर्म की अवेयरनेस हो, पता हो कि भाई ऑडिट एग्जैक्टली होता कैसे है। जब उस सिनेरियो को हम समझेंगे तो आंसर अच्छे से ड्राफ्ट कर सकेंगे। मसला ये कैफ के लेवल को पता नहीं है कि यार प्रैक्टिकल ऑडिट इन्वायरमेंट में वो कभी गया नहीं है। जब वो गया नहीं है तो उसको पता नहीं है कि ऑडिट कैसे होता है। जब वो उस जाएगा उस जगह पे तो उसको समझ में आएगा ना कि यार क्या किस तरीके से ऑडिट करना है, ठीक है। तो ये थी सारी ये बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में मसला है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ यार देखें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये समझें कि यार अगर फेल हो गया, ठीक है, उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होगी। यू डोंट नो कि यार क्या बेहतरी होगी, क्या होगा, आपको नहीं पता। वो बाद में आपको पता चलता है, बाद में आपको लगता है कि यार दिस वॉज द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। ये बाद में आपको पता चलता है, अभी नहीं पता चलेगा। ये बाद में पता चलता है कि यार क्या पता कुछ ना कुछ और बेहतर कुछ था। अभी फ़िलहाल आपको लग रहा होगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी फ़िलहाल लग रहा होगा मुझे दोबारा पेपर पढ़ना पड़ रहा है, तो बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी होंगे, और जाहिर है जिनका बार बार पेपर रुक रहा है वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन जो हो गया वो हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उस चीज़ से सीखना है। जो हो चुका उससे सीखना है, जो फेलियर हो चुका उससे सीखना है कि गलती क्या करी, उस गलती को अब दोहराना नहीं है। उस गलती से सीख के अब आगे जान लगा के पास करना है। जो अब इंशाल्लाह हमारी अटेम्प्ट होगी, तो वो इंशाल्लाह हमारी लास्ट अटेम्प्ट बनानी है, और उस अटेम्प्ट में हमें अपने पेपर को पास करना है, ठीक है। ये हमें ऑब्जेक्टिव लेकर चलना है, ठीक है। जब ये एम और ऑब्जेक्टिव हम लेकर चलेंगे कि यार हमें जो हमारी मार्च 25 की अटेम्प्ट होगी हमें इसमें अपना पेपर क्लियर करना है, जब ये एम हमारे दिमाग में होगा और उस हिसाब से हम माइंडसेट से काम करेंगे, अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, अपने आप को बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं डालना, अपने आप को बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं करना। अगर इस साइकिल से चलेंगे यार मैं बार बार फेल क्यों हो रहा हूँ यही सोचते रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब हमें आगे बढ़ते हैं, जो हो चुका वो हो चुका, जितनी दफ़ा भी फेल हुआ ना वो ख़त्म कर दे। अब हमें नए माइंडसेट के साथ कम बैक करना है, ठीक है। अब हमें पेपर निकालना है, जो हो चुका डेट्स इट। ये मेरी अब लास्ट अटेम्प्ट होगी, इसके लिए मैं हर चीज़ करूंगा, चेकिंग भी करवाऊंगा, मैं टीचर के पास फिजिकल लेक्चर भी लूंगा, मैं कंसिस्टेंटली पढ़ूंगा, हर टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, सारी चीज़ें करूंगा और इंशाल्लाह इस पेपर को निकाल लूंगा। देखें, जानबूझ के फेल करना किसी को शौक नहीं होता, कोई भी किसी को जानबूझ के फेल नहीं करता। क्यों करेगा आपको जानबूझ के फेल? कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, वो आपको जानता थोड़ी है, क्यों जानबूझ के फेल करेगा, ठीक है। तो आपने इस माइंडसेट से लेकर चलना है कि भाई मैं इंशाल्लाह एक अच्छी तैयारी करूंगा, जो कोई ना कोई मिस्टेक्स होंगी जिसकी वजह से कुछ मसला हो रहा होगा, इस माइंडसेट के साथ अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर ईजिली निकल जाएगा। अपने आप को घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा रिलैक्स रहें, एक दो दिन भले थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने आप को माइंड को रिलैक्स करें, कहीं घूम लें थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद एक कम बैक करें कि भाई अब मुझे पढ़ना है, जान लगानी है इसमें और पेपर निकालना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, आप लोग एडमिन से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं और मुझे पर्सनली डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज होंगी इंशाल्लाह उस पर फ़ौरन रिप्लाई कर रहा हूँगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह आप लोग फिजिकल आएँ और फिजिकल लेक्चर लें, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, उसमें ज़्यादा आप लोगों से कम्युनिकेशन होगी, ज़्यादा इंटरेक्शन होगी, चीज़ें मुझे पता चलेगा आप लोग किधर किस लेवल किस माइंडसेट पर हैं और किस माइंडसेट तक मुझे आपको लेकर जाना है, तो वो एक गैप पता चलेगा और गैप को इंशाल्लाह हम फुलफिल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा पेपर भी निकल जाएगा। तो ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू।